आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 11 जनरेशन के स्कीमेटिक। 11 जनरेशन का जो बोर्ड है, जो मार्केट में अब काफ़ी लोगों के पास 10 जनरेशन के बाद 11 जनरेशन भी आ रहा है। पूरी तरह से मार्केट में अभी 11 जनरेशन तो नहीं आया, बट मोस्टली किसी किसी के पास 11 जनरेशन आ रहा है। तो इसमें क्या चेंज किए गए हैं, इसमें कौन कौन सी वोल्टेज है, और जो सर्किट है क्या उसमें चेंजेस किया गया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि वोल्ट इन एंट्री होता है, स्टेप डाउन सर्किट होता है, रैम सर्किट, कोर सर्किट। तो इन सर्किट का क्या कोई चेंज किया गया है स्टेप डाउन के अंदर, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो जैसा कि मेरे पास डायग्राम है एसर का है, जिसका पार्ट नंबर है LA K092P। यहाँ पे आप देख सकते हैं K092P करके इसका स्कीमेटिक है, जिसको डिजाइन किया कंपनी ने। उस कंपनी का नाम है कॉम्पेल कॉन्फिडेंशियल। आप सभी को पता होगा स्कीमेटिक डिजाइन करने वाली कंपनी 4 से 5 मैन्युफैक्चरर है जो स्कीमेटिक डिजाइन करती है। और अगर स्कीमेटिक आप सीखना चाह रहे हैं तो आपको इन्हीं पब्लिशर के अकॉर्डिंग हमेशा स्कीमेटिक सीखना चाहिए। ऐसा नहीं कि एचपी का लैपटॉप है तो एचपी का स्कीमेटिक में एचपी के तरीके से दिया होता है। स्कीमेटिक बनाने वाली कंपनी एचपी, डेल, लेनोवो, एसर नहीं होती। वो तो लैपटॉप कंबाइन करती है, लैपटॉप जो कलेक्ट करती है और अपना लोगो डाल के सेल करती है। बट उसका जो बोर्ड है, पीसीबी बनाने वाली कंपनी कोई और है, और पीसीबी का डिजाइन बनाने वाली कंपनी कोई और है। तो हमें स्कीमेटिक पढ़ना है पीसीबी डिजाइन करने वाली कंपनी के अकॉर्डिंग। जैसे आप बुक्स पढ़ते हैं, जैसे आपने 10th 11th 12th में बुक पढ़ी है एक पब्लिशर चूज करके, वही पब्लिशर आपने 10th में भी यूज किया, 11th में भी यूज किया, 12th में भी यूज किया। स्कीमेटिक भी हमें उसी तरीके से पढ़ना होता है। क्योंकि अगर आप एक ही पब्लिशर की बुक्स हर बार पढ़ रहे हो तो उसमें आपको थोड़ी सी इजी लगने लगता है किसी भी चीज को समझने में। तो कॉम्पेल का 11 जनरेशन का है। अगर कॉम्पेल का फर्स्ट जनरेशन भी होता, सेकंड जनरेशन भी होता, तो मुझे क्या है कि कुछ पॉइंट्स जो कि फर्स्ट जनरेशन और 11 जनरेशन में कॉमन पॉइंट्स होते, जिसे समझने के लिए मुझे एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। तो वही चीज है, जैसे आप बुक्स के अकॉर्डिंग समझते हैं, स्कीमेटिक को भी बुक्स की तरह ही समझे। क्योंकि ये 102 पेज है इसके अंदर, तो 102 पेज की एक तरह से बुक्स है, बट जिसे कॉम्पेल ने डिजाइन किया है। तो 11 जनरेशन का है, पार्ट नंबर आप देख सकते हैं। मदरबोर्ड का रिवीजन है 2A, 2020 12-19 को ये पब्लिश हुआ था। सेकंड पेज पे जो है आपका ये है ब्लॉक डायग्राम। 11 जनरेशन के अंदर क्या क्या चीजें चेंजेस की गई है, आपको यहाँ से भी देखने को मिलता है क्या क्या चीजें ऐड की गई है। तो 11 जनरेशन में आप सभी को पता है, लेटेस्ट जनरेशन जो है 7th 8th 6th जनरेशन से भी ऊपर, कि आपको ऑनबोर्ड रैम भी आने लगा है। तो ऑनबोर्ड रैम ज्यादातर अभी आसूस में जो कि कॉमन यूज होता ही है, लेनवो में भी आजकल आसूस ऑनबोर्ड रैम आता है, और एसर के अंदर आता है। इन तीन ब्रांड के अंदर ऑनबोर्ड रैम ज्यादा आता है। आने वाले टाइम में डेल एचपी के अंदर भी हो सकता है कि आ भी जाए, बट मोस्टली एसर, लेनवो, आसूस के अंदर ऑनबोर्ड रैम आता है। ऑनबोर्ड रैम पहचानने का तरीका स्कीमेटिक में क्या होता है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसे एसओ डिम, अगर एसओ डिम लिखा हुआ है दैट मीन आपकी रैम स्लॉट, जो फिजिकल रैम है जो आप अपने हाथों में ले सकते हैं, उसे कहा जाता है एसओडिम। जिसका स्लॉट आपके मदरबोर्ड पे अवेलेबल है, स्लॉट का नाम होता है एसओडिम। और यहाँ पे लिखा है ऑन बोर्ड बॉक्स, 4 बॉक्स है, दैट मीन 4 ब्लैक कलर की चिप आपके मदरबोर्ड के ऊपर इंस्टॉल्ड है, इसे कहा जाता है ऑन बोर्ड रैम। तो इस मदरबोर्ड के ऊपर ऑन बोर्ड रैम भी अवेलेबल है। एंड यहाँ पे आपका ईडीपी की कॉन्सेप्ट है, आपने सुना होगा, एक एलवीडीएस कॉन्सेप्ट होता है और एक ईडीपी कॉन्सेप्ट। एलवीडीएस और ईडीपी दोनों एक ही रोल अदा करता है, स्क्रीन पे पिक्चर शो कराती है, बट कुछ चीजें इसमें डिफरेंट होता है, इनका जो डेटा लाइन होता है वो चेंजेस होती है ईडीपी के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पे एचडीएमआई भी है। इसमें वीजीए का कॉन्सेप्ट हटा दिया क्योंकि 11 जनरेशन में वीजीए को यूज करता नहीं है। यहाँ पे आपका ई साटा हार्ड ड्राइव जो होता है, जिसे आप एसएसडी कहते हैं, जो चिप वाली एसएसडी होती है वो भी इंस्टॉल्ड है, एंड साटा वाली भी डीवीडी 11 जनरेशन में इंस्टॉल्ड है।
वाईफाई ब्लूटूथ सभी चीजें अवेलेबल है जो नॉर्मली होती है। और यहाँ पे आपका यूएसबी टाइप सी का कनेक्टर भी ऐड किया गया है जो नॉर्मली लैपटॉप में नहीं होता 6 7 जनरेशन में, जो कि 9th 10th 11th में ही आपको टाइप सी का कॉन्सेप्ट मिलता है, तो इसमें भी टाइप सी का यूज किया गया है। बाकी सारी चीजें वही है जो आप लगातार देखते हुए आ रहे हैं फर्स्ट जनरेशन से लेकर 10th जनरेशन तक। इसके नीचे आप ये टेबल है जो कि नॉट्स लीड्स है। उसके बाद पावर, यहाँ पे लिखा है पावर सीक्वेंस, अगर ब्लॉक में देखें तो पावर मैप, कि आपके मदरबोर्ड में कौन कौन सी वोल्टेजेस का रोल किया गया है इस मदरबोर्ड के अंदर, यहाँ पे ये नाम लिखे हुए हैं। यहाँ पे ये पावर रेल नहीं है कि पहले ये वोल्टेज बनेगा फिर ये बनेगा, यहाँ पे मदरबोर्ड में कितनी वोल्टेजेस हैं आपके, यहाँ पे उसको लोकेट किया गया है। जैसे वीसीसी इन, जो कि PQ Z1 PQ Z2 के लोकेशन पे आपको ये मिल जाएगा। इनका करंट कितना होगा, यहाँ पे लिखा है 62000 मिली एम्पियर, तो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना एम्पियर होगा। जैसे कि ये सीपीयू कोर की करंट की बात कर रहे हैं तो कोर की करंट बहुत ज्यादा होती है हाईली, यहाँ पे वो चीज बताया गया है। वीसीसी इन ऑक्सलरी, ये भी एक तरह से कोर की है, बट ऑक्सलरी जो होता है जिसके नाम के साथ ऑक्सलरी लगता है उसका मतलब दिस इज अ ऑलवेज वोल्टेज। मोस्टली ऑक्सलरी का मतलब ऑलवेज ही होता है। एंड वीजीए कोर 1.35 1.2, 1.35 1.2 में काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1.35 मेरी रैम है या 1.2 रैम है। जैसे कि आप सभी को पता है दिस इज 11 जनरेशन डायग्राम, एंड 11 जनरेशन के डायग्राम में DDR4 आता है, और DDR4 की जो वोल्टेज होती है वो 1.2 होती है। फिर यहाँ पे ये 1.3 वोल्ट 1.35 क्यों लिखा है, तो आपने जैसे ग्राफिक्स देखा था GFX, उस GFX के साथ जो ब्लैक कलर की चिप होती है, इस ब्लैक कलर की चिप को भी, जिसे आप वी रैम के नाम से जानते हैं, इस वी रैम की सप्लाई आपकी 1.35 है। ये 1.35 आपकी रैम की सप्लाई नहीं, ये ग्राफिक्स की वी रैम की सप्लाई है, इसलिए 1.35 यहाँ लिखा हुआ है। आई होप आपको समझ में आया होगा। 0.6 दिस इज अ VTT वोल्टेज, स्टैंड बाई 35 एंड INV पावर, जो कि आपके एलवीडीएस के लिए ज्यादातर यूज किया जाता है। दिस इज 19 वोल्ट सप्लाई एंड 0.6 VTT, यहाँ पे 0.6 और यहाँ 0.6, दैट मीन दोनों को एक जंपर पैड में डाल के कन्वर्ट किया गया 1.2 VDD-Q, ये भी रैम वोल्टेज है। मतलब दोबारा दोबारा यहाँ पे वोल्टेज का मतलब ये हुआ कि 1.2 वोल्टेज क्वाइल को डालकर और यहाँ पे एक जंपर पैड को डालकर यहाँ से जो निकाला गया, तो क्या चेंजेस होता है स्कीमेटिक के अंदर, आपको मोस्टली नाम का चेंज मिलता है। बाकी यहाँ पे टाइप सी के सप्लाई के बारे में, ऑलवेज सप्लाई यहाँ पे लिखा है 5 वोल्ट ऑलवेज की सप्लाई है, VS की सप्लाई है 3 वोल्ट की सप्लाई है, 3 वोल्ट ऑलवेज है, एंड VS 3 वोल्ट 1.8 वोल्ट 1.8 वोल्ट ऑलवेज प्रिम। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दिस इज ऑलवेज वोल्टेज एंड 1.8 वोल्ट पहले बनता है और 1.8 वोल्ट का यूज करके 1.8 वोल्ट प्राइमरी बनाया जाता है। 1.8 वोल्ट VS ये आफ्टर पावर बटन बनने वाली सप्लाई, एंड 1 वोल्ट ये 1.05 वोल्ट जो कि आपका फर्स्ट टू फिफ्थ जनरेशन तक के मदरबोर्ड में 1.05 वोल्ट, जिसे कि आप PCH वोल्टेज कहते हैं, काफी लोग इसे VCCP के नाम से भी जानते हैं, VTT के नाम से भी जानते हैं, एंड VCCIO के नाम से भी जाना जाता है। ये वोल्टेज आपका 6 जनरेशन से ऊपर जितने भी मदरबोर्ड है 6 जनरेशन को लेकर ये 1.05 वोल्ट, इसे ऑलवेज का नाम दे दिया, दैट मीन दिस इज अ ऑलवेज सप्लाई। अगर आपके बोर्ड डेड है इसमें आपका 1.05 वोल्ट का भी रोल रहेगा, बट फर्स्ट टू फिफ्थ जनरेशन तक के मदरबोर्ड में 1.05 वोल्ट का रोल नहीं है। तो यहाँ पे एक चार्ट है कि कौन कौन सा वोल्टेज का फ्लो है, बट ये पावर रेल नहीं है, इस बात को आपको समझना है। इसके नीचे आप आओगे, दैट मीन दिस इज अ पावर रेल, पावर सीक्वेंस यहाँ पे दिया गया है। आप अगर इसके टाइटल को देखें तो पावर सीक्वेंस लिखा हुआ है, यहाँ पे कौन सा वोल्टेज पहले बनेगा और कौन सा वोल्टेज बाद में बनेगा, G3 स्टेट से लेकर S0 स्टेट तक। G3 स्टेट का मतलब होता है, G3 का मतलब आपके मदरबोर्ड में ना ही अडेप्टर कनेक्टेड है और ना ही बैटरी कनेक्टेड है। आपके लैपटॉप के अंदर अडेप्टर भी इंस्टॉल्ड नहीं है, बैटरी भी इंस्टॉल्ड नहीं है, बट सीमोस की जो बैटरी अवेलेबल है, सीमोस बैटरी अगर आपके मदरबोर्ड में इंस्टॉल्ड है, और उस सीमोस बैटरी का जो वोल्टेज फ्लो होता है आपके PCH के लिए, जिसे आप सभी जानते हैं RTC सर्किट, उस सेक्शन को, उस स्टेज को, जो आपके मदरबोर्ड में RTC की सप्लाई ट्रबल वो कंट्रीब्यूट हो रही है PCH के लिए, उस समय उस स्टेज का नाम होता है G3 स्टेट। स्टेट कुछ नहीं है, एक स्टेट क्या है, बेसिकली वोल्टेज का एक कंबाइन करके उसको एक स्टेट का नाम दे दिया गया है।
स्टेट का मतलब कोई वोल्टेज नहीं होता। G3 इज आरटीसी। अगर आपके लैपटॉप में सिर्फ और सिर्फ आरटीसी वोल्टेज का फ्लो है, दैट मीन G3 स्टेट में मदरबोर्ड अभी आपका काम कर रहा है। तो G3 इसीलिए यहाँ पे आरटीसी का भी यूज किया होगा मे बी, बट नहीं किया तो भी कोई बात नहीं। यहाँ पे स्टार्टिंग किया गया है एसी इन से, और एसी इन का मतलब होता है नॉट एसी डिटेक्ट, दिस इज अ एसी ओके। एसी डिटेक्ट उसका रोल सिर्फ चार्जिंग आईसी तक है। एसी ओके इज अ इम्पोर्टेंट पिन फॉर द डेड कंडीशन। डेड कंडीशन में हमें एसी ओके को जरूर चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो डेड है और एसी ओके नहीं बनेगा तो आपके नीचे की सप्लाई एक भी वर्क नहीं करेगी। हो सकता है एलडीओ बने बट ईसी ऑन बिल्कुल भी रिलीज नहीं होगा, और ईसी ऑन रिलीज कौन करता है? आपका आईओ करता है। इस मदरबोर्ड के अंदर आप देख सकते हैं फ्लो को देखकर हमें पता चल रहा है कि 5 वोल्ट ऑलवेज पहले बनेगा, बट 3 वोल्ट ऑलवेज आफ्टर पावर बटन, क्योंकि यहाँ पे बीच में ऑन ऑफ बटन दे दिया, मतलब 5 वोल्ट तो इसमें ऑलवेज है, एंड 3 वोल्ट ऑलवेज तो लिखा हुआ है, बट ऑलवेज को सस्पेंड कर दिया गया है। बट एक्चुअल में कुछ समय में क्या होता है, डायग्राम के अंदर पावर रेल्स में थोड़ी सी ऊपर नीचे की मिस्टेक कर दी जाती है, बट पावर रेल पे 100% आपको डिपेंड नहीं रहना। आपके हाथ में बोर्ड है और उस बोर्ड को आप खुद से डायग्नोज करके देखो कि 3 वोल्ट ऑलवेज सस्पेंड है या ऑलवेज है। अकॉर्डिंग टू डायग्राम दिस इज अ 3 वोल्ट ऑलवेज, बट ऑलवेज होगा नहीं, मे बी हो भी सकता है। देन डी पावर ओके, जो कि 6 जनरेशन में भी आपने काफी बार देखा होगा, यहाँ भी यूज किया गया है। एसएलपी सस, एसएलपी सस आपके मदरबोर्ड में एक सिग्नल का काम करता है, और ये आपके लैपटॉप में जो डीप स्लीप का सर्किट होता है, डीप स्लीप एक वेल होता है हमारे लैपटॉप पीसीएच के अंदर। जो वेल का कॉन्सेप्ट होता है, ये जैसे आप नॉर्मली कुआं समझते हैं, उसी तरह से हमारे वोल्टेज का गुच्छा कंबाइन करके इनको कुएं में डाल दिया गया, ये समझ लो आप। तो एसएलपी सस हमारे डीप स्लीप को एक्टिवेट एंड डिसेबल करने में रोल अदा करता है। जैसे आपका डीसी मशीन कनेक्ट करने पर आपका डीसी मशीन का एम्पियर 10 पे गया, जिसका 4 डिजिट है, पॉइंट 10 पे लास्ट में गया, एंड ऑटोमेटिक वो आकर 00.01 पे आकर रुक जाता है। काफी लोग परेशान कि 10 से 1 पे आ गया, 19 वोल्ट का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, स्टेप डाउन का तो प्रॉब्लम नहीं है। बट लेटेस्ट जनरेशन में आपका ये होना जरूरी है कि आपको एक बार डीसी मशीन दिखाएगा कि आपकी सप्लाई ओके है स्टेप डाउन तक, बट ये फिर कुछ सेकंड के बाद स्लिप मोड में आ जाएगा, ताकि आपकी जो सप्लाई आईसी वाईसी है उसको कंजप्शन करने की कम कंजप्शन हो, जिससे कि आपकी बैटरी की कैपेबिलिटी को बढ़ाई जाती है बैकअप के लिए। तो ये आपका डीप स्लीप वेल होता है। डीप स्लीप वेल का सिंपल सा मीनिंग होता है कि आपकी बैटरी को ज्यादा बैकअप मिल सके, इसलिए इसका कॉन्सेप्ट बोर्ड में यूज किया गया है। बाकी 1.8 वोल्ट का इनेबल आएगा तो 1.8 वोल्ट बनेगा, वीसीसी इन ऑक्सिलरी, ये आपकी सीपीयू की सप्लाई है। दिस इज ऑलवेज वोल्टेज। लेटेस्ट जनरेशन में ऑलवेज वोल्टेज सीपीयू के लिए एक वोल्टेज बना दी गई है जो कि ऑलवेज है, वीसीसी इन ऑक्सिलरी। वीसीसी एसटी ओवरराइड, ये ऑक्सिलरी से ही वीसीसी एसटी वोल्टेज बनता आता है, समथिंग 1 वोल्ट। 1.05 वोल्ट आरएसएम रीसेट इसे प्रेजेंट। तो आरएसएम रीसेट एसी प्रेजेंट पावर बटन आउट, काफी मदरबोर्ड में आप सबने देखा है कि दिस इज अ रिलीज सडनली प्रेस द पावर बटन। जैसे ही पावर बटन प्रेस करते हो अचानक ये जनरेट होता है, मतलब जस्ट ए सेकेंड बटन प्रेस करते ही निकलता है। तो यहाँ देख सकते हैं आरएसएम रीसेट पावर बटन, आरएसएम रीसेट से पहले ही हमारे मदरबोर्ड में 1.8 वीसीसी ऑक्सिलरी सीपीयू को भी सप्लाई मिल जाती है 11 जनरेशन के मदरबोर्ड में। तो इस तरह से ये फ्लो है, और इसके बाद पावर बटन के बाद सारे वोल्टेजेस सेम टू सेम पहले जैसे ही हैं। एसएलपी S4 S3 1.05 ST सिसॉन रैम वोल्टेज 2.5 वोल्टेज, 2.5 वोल्टेज इधर वीपीपी फॉर द DDR4 रैम। सस पी हैज, जो कि आपके 5 वोल्ट 3 वोल्ट 1 वीएस की सप्लाई को कंट्रोल करता है। एंड वीसीसी एसटी का पावर गुड मिलने के बाद आपका वीआर ऑन का सिग्नल जनरेट होगा, जिससे कि आपका सीपीयू की कोर वोल्टेज, सीपीयू की एक और कोर वोल्टेज थी जो कि ऑलवेज थी, उसके बाद जो आपका है एक और वीसीसी इन। यहाँ पे दोनों में डिफरेंस है, वीसीसी इन एंड वीसीसी इन ऑक्सिलरी। तो मैंने बताया जो ऑक्सिलरी होता है वो ऑलमोस्ट ऑलवेज का नाम उसे रखा जाता है। एंड जब आपका कोर वोल्टेज बनेगा तो कोर का पावर गुड, पीसीएच पावर गुड, जो कि नॉर्मली सभी लैपटॉप में अभी तक तो यही कॉन्सेप्ट है, कोर पावर गुड
PCH पावर गुड, सिस्टम पावर गुड, रैम पावर, डी रैम पावर गुड, CPU पावर गुड, देन रीसेट लेवल स्टार्ट होता है। तो ये फ्लो तो आप शुरू से देखते आए हैं, मेरे यूट्यूब वीडियो पे ये चीज है भी अवेलेबल। तो आप मेरे प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकते हैं, या मेरे वीडियोस के नीचे आपको बहुत सारी चीजें, टॉपिक्स दिख जाएगी और आप अपनी नॉलेज को गेन कर सकते हैं। देन पावर सीक्वेंस के अंदर चाहे आप कोई सा भी पावर सीक्वेंस उठा लो, तो स्केमेटिक के अनुसार, पावर सीक्वेंस के अनुसार, PLT रीसेट इज द लास्ट सप्लाई ऑन द मदरबोर्ड सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। बट PLT रीसेट, दिस इज अ सप्लाई, ओके। पावर गुड, जैसे कि सबसे पहला हमारे बोर्ड में रेल, पावर रेल होता है, फिर पावर गुड लेवल होता है, क्लॉक लेवल होता है, रीसेट लेवल होता है। देन इसके बाद डिस्प्ले, तो PLT रीसेट बनने के बाद डिस्प्ले नहीं आता, याद रखना। काफी लोग कहते हैं कि सर मेरी बोर्ड में PLT रीसेट तक, यहां तक कि अगर हम एक स्टेप PLT रीसेट से आगे जाएं, देन रैम रीसेट। सर मेरे मदरबोर्ड के अंदर रैम रीसेट इज अवेलेबल ऑन द रैम स्लॉट। अगर DDR3 है तो पिन नंबर 30, DDR4 है तो 108। बट क्या यहाँ तक वोल्टेज अवेलेबल होने पर बोर्ड में डिस्प्ले आएगा? तो उसका आपका आंसर है कि नो, डिस्प्ले नहीं आएगा, क्योंकि रीसेट होने के बाद आपका बायोस, आपकी आईओ, आपकी PCH एंड CPU एंड रैम, इन सभी के बीच में कम्युनिकेशन का स्टार्टअप होता है। कम्युनिकेशन आईओ और PCH के बीच में, आपने सुना होगा कि LAD, जिसे आप LPC के नाम से जानते हैं, लो पिन काउंट, इसके 4 एड्रेस यूज किए जाते हैं, 0 2 3। यहाँ से PCH और आईओ के बीच में कम्युनिकेशन होती है, एंड CPU रैम के बीच में, रैम का ओवरराइट, रैम को राइट किया जाता है कि रैम पे जो डेटा आपका बायोस का डेटा राइट हुआ है, उससे CPU की कन्वर्सेशन होती है कहीं ना कहीं, तब जाके आपके डिस्प्ले आती है। तो रीसेट का सिग्नल कंप्लीट होने के बाद, क्लॉक लेवल बनने के बाद भी अगर डिस्प्ले नहीं आता, तो आपको एक बार कम्युनिकेशन पे जाना चाहिए। तो लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेशन के लिए बायोस प्रोग्राम करते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। बट बायोस प्रोग्राम करके भी नहीं हुआ, एक बार बायोस चिप चेंज करके देखे, और श्योर बायोस चिप आपकी सही होनी चाहिए, क्योंकि कई बार थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है बायोस चिप की। कई बार विनवोन की जगह C4 लगा देते हैं। तो एक स्कीमेटिक के अकॉर्डिंग देख ले कि आपकी बायोस कौन सी लगी है, और वही बायोस यूज करे तो बेटर है। देन आपको LPC लाइन की कम्युनिकेशन देखनी पड़ेगी, आईओ पे LPC क्लॉक, जो कि जब तक LPC क्लॉक आईओ में नहीं बनेगा, आपकी LPC की जो एड्रेस लाइन है वो वर्क नहीं करेगी। LPC को लाइन को एड्रेस करने के लिए एक LPC क्लॉक की मस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, ये आपका आईओ पे मिलेगा, जो कि 33 मेगाहर्ट्ज, 24 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी यहाँ जनरेट होती है अकॉर्डिंग टू जनरेशन। ठीक है ना? तो यहाँ तक आपने ये देख लिया। इससे आगे अगर हम जाएं, बात करें, ये तो पावर सीक्वेंस मैंने बताया कि नॉर्मल सभी की तरह पावर सीक्वेंस है, कुछ चीजें चेंज की गई है जो मैंने बता दिया यहाँ पे। अब हम देखेंगे क्या वोल्ट इन सर्किट के अंदर भी कोई चेंज किया गया है क्या। तो वोल्ट इन सर्किट पे अगर मैं आऊंगा, तो वोल्ट इन सर्किट आपको नीचे की तरफ मिलेगा। काफी लोग स्कीमेटिक देख देख कर सीख चुके होंगे कि वोल्ट इन सर्किट पे कैसे आना है। यहाँ पे इस पेज को देखकर मुझे सिंपल सा फंडा लग रहा है कि कोई भी चेंजेस इसके अंदर नहीं किया गया है। वही आपका जो 5th जनरेशन, 4th जनरेशन के मदरबोर्ड में है, सेम उसी तरह से 11th जनरेशन के मदरबोर्ड में भी विन सर्किट यूज किया गया है। दोनों एन चैनल मॉसफेट है, और एन चैनल मॉसफेट का जब यूज होता है हमारे मदरबोर्ड के अंदर, तो उनके गेट को 25 वोल्ट या 24 वोल्ट से कंट्रोल किया जाता है, जिसको AC ड्राइव के पिन से कंट्रोल किया जाता है। चार्जिंग आईसी से जनरेट होता है आपका AC ड्राइव 24 वोल्ट। 24 वोल्ट जनरेट होने के लिए 4 से 5 रिक्वायरमेंट आपकी चार्जिंग आईसी के अंदर कंप्लीट होनी कंपलसरी है। अगर 25 वोल्ट जनरेट नहीं हो रहा है, तो आप रिक्वायरमेंट के ऊपर जाए, चार्जिंग आईसी चेंज करें, और CLR को एक बार चेक कर ले। CLR की कनेक्टिविटी अगर लूज रह जाती है, उसकी वजह से भी आपका 25 वोल्ट यहाँ नहीं बनता। या आपके मदरबोर्ड में कहीं पे भी लीकेज की कंडीशन होगी, जो 19 वोल्ट का सर्किट जहां जहां पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है पूरे मदरबोर्ड में, अगर किसी सर्किट में लीकेज होगा, चाहे कोई मॉसफेट हो, IC हो या कैपेसिटर हो, लीकेज के कारण भी आपका 25 वोल्ट यहाँ जनरेट नहीं होगा। तो इस बात को आपको याद रखना है। 25 वोल्ट बनने के काफी सारे रीजन हो सकते हैं, और कॉन्सेप्ट वही है, कुछ भी नया नहीं है कि मुझे बताना पड़े। बट इसमें चार्जिंग आईसी की अगर हम बात करें, तो BQ 24781, 24781 जो कि लेटेस्ट चार्जिंग आईसी है, जो कि 11th जनरेशन में यूज हो रही है।
इसमें कुछ पिने जैसे कि प्रोसेसर हॉट की पिने हैं जो कि एक ऐड की गई है, और एक पीमॉन। तो इसमें पीमोन का यूज नहीं किया, बट प्रोसेसर हॉट का इंडिकेशन यहाँ पे है कि आपकी अगर सीपीयू ओवरहीट होगा तो ये इंफॉर्मेशन चार्जिंग आईसी को मिल जाएगा, और आपकी चार्जिंग आईसी यहाँ से 25 वोल्ट जनरेट करना बंद कर देगी। और अगर 25 वोल्ट जनरेट करना बंद कर देती है तो आपको पता है आपके सीएलआर पे 19 वोल्ट नहीं आएगा। और अगर 19 वोल्ट का फ्लो बंद हो गया, आपका सीपीयू कूल होने लगेगा, ठंडा होने लगेगा, फिर आपका सर्किट स्टार्ट हो जाएगा 25 वोल्ट से। तो आपको देखना है कहीं ना कहीं बोर्ड में दिक्कत होती है जिसकी वजह से आपका प्रोसेसर हॉट एक्टिव हो जाता है, और अगर प्रोसेसर हॉट एक्टिव हो गया दैट मीन योर बोर्ड इज सडनली ऑफ, अचानक बंद हो जाएगा। तो चार्जिंग आईसी के अंदर ये फीचर्स ऐड किया गया हुआ है। बाकी डिस्चार्जिंग मॉसफेट है, चार्जिंग के मेन सपोर्टिंग एंड चार्जिंग का सीएलआर, तो कोई चेंजेस नहीं है स्टेप डाउन के अंदर। अगर आपको समझना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, फिर मैं इसके ऊपर डिस्कस कर दूंगा, बट मुझे नहीं लगता किसी को बताने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले से ही बहुत सारी वोल्ट इन सर्किट पी चैनल और एन चैनल का कॉन्सेप्ट मैंने अपने चैनल पे प्लेलिस्ट के अंदर वोल्ट इन सर्किट के नाम से कम 10 से 15 वीडियो मैंने अपलोड की हुई है। अगर आप वो सभी वीडियो को देख लेते हैं तो 9% आपको वोल्टिन सर्किट को ट्रबल शूट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर आप मेरे सारे वोल्टिन सर्किट के वीडियो देखते हैं तो। स्टेप डाउन सर्किट को अगर हम देखें फ्लो में, तो स्टेप डाउन सर्किट के अंदर चेंज किया गया है यहाँ पे, ये दोनों सिंगल सिंगल आईसी में कन्वर्ट कर दिया गया है, जो कि नॉर्मली 6 7 8 में भी हो रहा है। 6 में नहीं भी हुआ है बट हुआ भी है। लेकिन जो 9th 10th 11th जनरेशन के मदरबोर्ड है आपके, मोस्टली स्टेप डाउन के दोनों जो वोल्टेज है उसको डिवाइड कर दिया गया सेपरेट आईसीओ के अंदर। और इसके लिए लेटेस्ट जनरेशन की आईसी यूज की जाती है एस वाई, जिसे कि सिलीगुड़ी की आईसी कहते हैं। एस वाई का मतलब सिलीगुड़ी होता है। 8286 BRAC, ये कॉमन आईसियां यूज हो रही है आजकल आईसी में। 8286 8288 है ना, BRAC CRAC RAC। और ये आपकी आईसी के ऊपर नहीं होता। काफी प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है स्टेप डाउन को लेकर, कि स्टेप डाउन की आईसी जो आ रही है आजकल उसके ऊपर कोड आ रहे हैं। अगर मैं आपको वो कोड दिखलाऊं कि किस तरह का कोड की बात कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं SY8286 BRAC मैंने यहाँ पे लिखा, और आप इमेज के अंदर आओगे तो इमेज के अंदर देख सकते हैं यहाँ पे AWV यहाँ पे मैंने पर्टिकुलर ये लिखा। तो अगर आपके आईसी पे AWV लिखा हुआ है दैट मीन आपकी जो आईसी है वो 8286 BRAC है। आईसी के ऊपर नहीं लिखा होता AWV, बट आपको उस कोड से पहले आईसी का नंबर पता करना है, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा। तो ये चीजें आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पे काफी लोगों ने लिस्ट अपलोड किया हुआ है। तो उस आपके पास अगर कोई भी आईसी नंबर्स हैं, कोड है, उस कोड का मतलब नहीं समझ पा रहे हो आप, तो आप टेलीग्राम पे आकर अगर आप लिखते हो, और अगर आप चैनल में ऐड हैं, जैसे AWV मैंने लिखा, तो आपको बहुत सारी जो है वहाँ पे ग्रुप होते हैं, जैसे कि ये ग्रुप है LCM करके, काफी लोग ऐड भी होंगे इनके अंदर। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि जो आपकी ये कोड है ND करके, NE करके, MS करके, MT करके, AWV AWW, यहाँ पे वो कितने वोल्ट की आईसी है एंड उसकी जो आईसी कोडिंग है, उसका जो नंबर है वो क्या है, यहाँ पे दिया गया। काफी है, आप इलेक्ट्रो आईटी वर्ल्ड के अंदर भी ऐड होंगे जो कि हमारे सर हैं, तो इसके अंदर भी आपका ऐड किया गया है। तो आप सब इन ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं, और जो भी आईसी है उसकी डिटेल्स आप यहाँ से भी कलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे जैसे मैंने AWV यहाँ पे अगर टाइप करूँ AWV, तो क्या AWV लिखने से मुझे आईसी नंबर का कुछ पता चलता है क्या? यस, AWV लिखा तो यहाँ पे देख सकते हैं SY8286 का रिटर्न यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो आप इस चीज को कंफर्म कर ले। बाकी कॉन्सेप्ट सिंगल है और काफी यूजफुल है लेटेस्ट जनरेशन की आईसी में, कि मॉसफेट इंटीग्रेटेड है और ज्यादा लॉजिक नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जनरेशन के मदरबोर्ड तक लॉजिक ज्यादा होते हैं, बट लेटेस्ट जनरेशन में लॉजिक को भी खत्म कर दिया है सर्किट से, सिंपल सर्किट बनाया गया है, बट ज्यादा फोकस कर दिया गया है एसओसी के ऊपर। लेटेस्ट जनरेशन में अगर 3 वोल्ट की लाइन, एलडीओ लाइन या ऑलवेज लाइन, या आपकी 3 वोल्ट की वीएस लाइन, अगर कहीं पे भी शॉर्टिंग आती है तो आपकी
सीपीयू तो नहीं, सीपीयू के अंदर जो आपका पीसीएच का एरिया होता है वो मोस्टली डेड हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। अगर आप वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं तो आपका एसओसी हीट होने लगता है। एसओसी हीट होता है दैट मीन सीपीयू शॉर्ट नहीं है। सीपीयू के अंदर जो आप देखते हैं, एक जो कि शीशा होता है, उसके ऊपर दो शीशे लगे होते हैं, एक सीपीयू का शीशा होता है, एक पीसीएच का शीशा होता है। एलडीओ की लाइन या ऑलवेज की लाइन में अगर कभी शॉर्टिंग होती है और अगर आप वोल्टेज इंजेक्ट करके शॉर्टिंग निकालते हो तो मोस्टली पीसीएच का जो एरिया होता है वो किसी भी कॉर्नर से हीट होने लगता है। मैथ मीन वो आपका पीसीएच मीन्स एसओसी गया। अब पीसीएच खराब हुआ तो मुझे एसओसी का भी प्राइस देना पड़ा। लेटेस्ट जनरेशन के एसओसी को रिप्लेस करना थोड़ा सा रिस्की है, काफी चीजें उसमें प्रोग्राम करी हुई है, तो इसमें थोड़ा सा रिस्क है। बाकी सर्किट जो है स्टेप डाउन का वो सिंपल ही है। यहाँ पे स्टेप डाउन की 3 एंड 5 वोल्ट। इससे नीचे रैम सर्किट तो नॉर्मली जैसा 6 जनरेशन में था, 11 जनरेशन में भी वैसा ही कॉन्सेप्ट किया गया है। रैम में मोस्टली मैंने मॉसफेट बाहर ही देखा है। मोस्टली रैम आईसी के इंटीग्रेटेड मॉसफेट नहीं किए गए हैं, और जैसे कि कुछ बोर्डों में किए भी गए हैं, लेकिन मोस्टली आपको 11 जनरेशन में भी देख सकते हैं मॉसफेट के साथ रैम आईसी आई है। और जो भी 6 जनरेशन से ऊपर है उसमें आपका एक 2.5 वोल्ट का कॉन्सेप्ट है, इसको आपको याद रखना है। और 2.5 वोल्ट एक सिंपल 8 लाख की आईसी या 5 लाख की आईसी या 6 लाख की आईसी का यूज करके 2.5 वोल्ट बनाया जाता है, जो कि स्पेशली फॉर DDR4 रैम के लिए होती है। 1.8 वोल्ट ऑलवेज है। एंड कोर, यहाँ पे लेटेस्ट जनरेशन में चेंज किया गया है कोर वोल्टेज को लेकर। कोर की कुछ पिने, कोर की कुछ फीचर्स आपने सुना होगा। जो सीपीयू कोर्स होता है, सीपीयू कोर को आईसी जो है उसको 3 पोर्शन में डिवाइड कर दिया गया है, एक कोर और एक जीएफएक्स एंड एक वीसीसी एस। आपने वीसीसी से तो सेकंड थर्ड जनरेशन से आप ये वोल्टेज सुनते आ रहे हो। वीसीसी एस का कॉन्सेप्ट पहले क्या था कि वीसीसी एस के लिए एक अलग से सेपरेट आईसी की यूज की जाती थी। बट जो भी लेटेस्ट जनरेशन के मदरबोर्ड है 8 9 10 11 के, उसमें वीसीसी एस को कोर आईसी के इंटीग्रेटेड ही कर दिया गया। मतलब इस आईसी को एक वीआर ऑन का सिग्नल आएगा और इस वीआर ऑन के सिग्नल से ये तीनों वोल्टेज की सप्लाई बनेगी। बट पहले आपका वीसीसी एस से बनेगा, देन कोर बनेगा एंड कोर की ग्राफिक्स वोल्टेज बनेगी। तो ये भी आपको देखना होता है। तो लेटेस्ट जनरेशन में ये फीचर्स किया गया है ऐड, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा होता है वीसीसी, यहाँ पे बेसिकली ड्राइवर लगाए गए होंगे वीसीसी एस के लिए, ग्राफिक्स के लिए एंड कोर के लिए, ठीक है। बाकी मॉसफेट नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पे वीसीसी इन है, वीसीसी इन ऑक्सिलरी है और ग्राफिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 11 जनरेशन में स्पेशली यहाँ पे ये सारी चीजें आपकी कॉमन ही है। मेनली रिक्वायरमेंट्स कोर की वही है जो नॉर्मली कोर की रिक्वायरमेंट होती है, जो कोर की रिक्वायरमेंट होती है, जो आपने शुरू से देखा। आप देख सकते हैं बीसीसी पीवीसीसी वीआर हॉट, टेम्परेचर की सेटिंग है, वी क्लॉक डेटा अलर्ट, रेडी पावर गुड, P6 आईमोन, फीडबैक, वी सेंस कॉम, आई सेंस। तो आईसी भी सिंपल है, कोई बड़ी फीचर्स ऐड नहीं की गई है, कोई एक्स्ट्रा पिन ऐड नहीं किया गया है, नॉर्मली है, ठीक है। तो 11 जनरेशन में ज्यादा भी चेंजेस नहीं है। क्या क्या चेंजेस है मैंने यहाँ पे कॉमनली जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उसको मैंने एक बार बता दिया 11 जनरेशन को ओवरऑल। और आप सभी को तो पता ही होगा कि जो आईओ आती है लेटेस्ट जनरेशन में वो प्रोग्रामेबल आती है। जो उसका ईसी बायोस होता है वो आईओ के अंदर ही होता है। तो कभी अगर हमें ईसी बायोस को प्रोग्राम करना है तो आपको डायरेक्ट एसआईओ को ही प्रोग्राम करना पड़ेगा। अगर आपका बोर्ड डेड है तो, डेड है या ऑन होकर तुरंत ऑफ हो जा रहा हो इस केस में भी, या बैटरी चार्जिंग इशू है, देन आपको आईओ को प्रोग्राम करना पड़ेगा। अब आईओ प्रोग्राम करने के लिए मार्केट में जो टूल्स है उस टूल्स में किसी भी टूल्स का यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। तो मैंने ये आपको वीडियो, छोटी सी वीडियो जो कि 11 जनरेशन की थी, किसी ने कमेंट्स भी किया हुआ था और काफी लोग ये चाहते भी थे कि 11 जनरेशन की भी कुछ नॉलेज मिल जाए। थोड़ी बहुत जो भी है मैंने वो नॉलेज दी है। डीपली नॉलेज तुरंत और घंटे की नॉलेज में डीपली नॉलेज नहीं मिल पाती है, उसके लिए एक पूरा सेशन होता है, एक पूरी क्लास होती है, उसके अंदर ही डीपली नॉलेज मिल पाती है पर्टिकुलर जनरेशन के बारे में, ठीक है ना। मैं फिर भी मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आप तक जितना भी हो सके नॉलेज जा सके और आप अपने काम को अपडेट रख सके
जो भी लेटेस्ट जनरेशन के मदरबोर्ड आ रहे हैं आप भी उसे अपनी नॉलेज से उस बोर्ड को रिपेयर कर सके। ठीक है, तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों में अपने ग्रुप में शेयर करें, जिससे और लोगों के पास जो है यूट्यूब की वीडियो पहुंच सके और उनको भी कुछ नॉलेज सीखने को मिल सके। तो इसी तरह से फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।